दोस्तों, किसी ऐसी चीज़ को इजाद करना जो इंसानी तारीख को बदल कर रख दे, ये किसी भी इंसान के लिए इंतहाई फ़र्क बख्श एहसास हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तमाम इजादात से दुनिया को फ़ायदा ही हुआ हो, क्योंकि कुछ इजादात ने दुनिया को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान भी पहुँचाया है और इनकी मौजूद अक्सर अपनी ज़िंदगी में इस बारे में पछतावे का इजहार करते रहे हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी इजादात का जिक्र करेंगे जिन्होंने दुनिया में तबाही मचाई और इन इजादात के मौजूद अपनी मौत तक पछतावे का शिकार रहे हैं। इन इजादात की तफसील को जानने के लिए इस कीमती लेकिन मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर का, जिन्होंने एटम बम ईजाद किया। दूसरी जंग अजीम के दौरान एटम बम की तख्लीक और इसके इस्तेमाल में सबसे बड़ा हाथ साइंसदान रॉबर्ट ओपेनहाइमर का था। अमेरिका के तबेदान रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। इन्होंने अपनी बेहतरीन खिदमात की बदौलत अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई और तारीख का पहला एटम बम तैयार करने में कामयाब रहे। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने से पहले 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में इसका तजर्बा किया गया और इस ऑपरेशन को ट्रंची का नाम दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम हमले में 1.5 से 2.5 लाख अफराद हलाक हुए। एक पेचीदा शख्सियत के मालिक रॉबर्ट ओपेन अपने आप को एटमी ज़र्रात, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और शुआओं के तवानाई के मुताले के लिए वक्फ कर रखा था। लेकिन इन दिनों दुनिया में जारी जंगी तनाज़ात की वजह से इनकी पेशेवराना ज़िंदगी ने एक ऐसा रुख अख्तियार किया जो आगे चलकर दुनिया के लिए तबाही का बहस बन गया। मशहूर ज़माना साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस वक्त के अमरीकी सदर फ्रैंकलिन को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने अमरीकी सदर को खबरदार किया कि जर्मन साइंसदान एटम बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो कामयाब हो गए तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जिसके बाद अमेरिका में हुकूमती सतह पर एटमी हथियार बनाना तरजीह बन गई। एटमी हथियार बनाने के सारे अमल की सरबराही ओपेनहाइमर ने की और फौरी तौर पर कुदरती यूरेनियम से यूरेनियम 235 अलग करने और एटम बम के लिए इसकी मिकदार का तयन करने के अमल का आगाज़ कर दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए इन्हें एक लेबॉर्ट्री कैंप करने और इसका इंतज़ाम संभालने की हिदायत भी दी गई। 1943 में इन्होंने न्यू मैक्सिको में लास आलामूसा में इस लेबॉर्ट्री के लिए जगह का इंतखाब किया। एटम बम के डिज़ाइन के हवाले से और इसके इस्तेमाल से मुतालिक आम फैसलों में रॉबर्ट का किरदार आम था। इसके अलावा वो इस कमेटी का हिस्सा भी थे जिसमें ये फैसला किया गया कि इन बम्बों को कहाँ गिराया जाएगा। लेकिन इसके बाद कई मौक़ों पर ओपेनहाइमर ने हिरोशिमा और नागासाकी में हज़ारों अफराद के मरने पर गहरे दुख का इजहार किया। हत्ता कि बम धमाके के 2 माह बाद वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए, जबकि 1947 से 1952 तक वो अमेरिका में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुशीर भी रहे, जहाँ वो जौहरी हथियारों के फैलाव और अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान हथियारों के दौड़ को रोकने की वकालत करते रहे। इसके अलावा उन्होंने हाइड्रोजन बम की तैयारी की भी सख्त मुखालफत की, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम रही। अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई और आखिरकार इन्हें हासिल सियासी असर व रसूख भी छीन लिया गया। 1950 की दहाई के आखिर और 1960 की दहाई के शुरू में ओपेनहाइमर की शख्सियत काफ़ी तल्ख हो गई थी, क्योंकि उन्हें बहुत सी चीज़ों पर पछतावा था। इनके पछतावे का दायरा हमेशा जंग के बाद नाकामियों पर मरकूज रहा। इन्हें अफसोस था कि वह हथियारों के रोकथाम के अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। जब भी एटम बम की तबाही की बात की जाती है तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम ज़रूर लिया जाता है और इन्हें एटम बम के मौजूद यानी इंसानियत के दर्दनाक मौत का सामना करने वाले इंसान के तौर पर भी याद किया जाता है। यही वजह थी कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपनी ज़िंदगी में इस पर बहुत पछताए और इस पछतावे के साथ 18 फरवरी सन 1967 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। नाज़रीन, अब बात करते हैं कलाशनकोव के मौजूद मिखाइल कलाशनकोव की। मिखाइल कलाशनकोव की खुद का राइफल कलाशनकोव पूरा अर्ज के मशहूर तरीन राइफल है। इस राइफल को दर्जनों ममालिक की फौजें इस्तेमाल कर रही हैं। मिखाइल कलाशनकोव को 1938 में रेड आर्मी में शामिल किया गया। वो असले की डिज़ाइन में माहिर थे और इसलिए इनको रूसी टैंक रेजिमेंट में असले में बेहतरी की ड्यूटी सौंपी गई। सन 1947 में मिखाइल कलाशनकोव ने AK-47 नामी मशीन गन तैयार की, जिसे सोवियत यूनियन और रूस में दुनिया भर की कई फौजों ने इस्तेमाल किया। कलाशनकोव दुनिया भर में इनकलाब की अलामत भी बनी और अंकोला से लेकर वियतनाम और अल्जीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक इसे इस्तेमाल किया गया। आपको ये जानकर भी मज़ीद हैरत होगी कि जहां इस राइफल को फ़लस्तीनियों ने
कसरत से इस्तेमाल किया, वहीं दूसरी जानब अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन इस राइफल के हमराह देखे गए। आज भी ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली राइफल है और एटम बम के मुकाबले में AK-47 से होने वाली अमवात की तादाद कहीं ज़्यादा है। दीगर खुद कार राइफलों के मुकाबले में जहाँ इसको तैयार करना आसान है, वहीं मैदान जंग में इसका इस्तेमाल और देखभाल भी खासी आसान है। मिखाइल ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम मौक़ों पर अपनी इस इजाद के बारे में अफसोस का इजहार किया है। तब अपनी मौत से कुछ अर्सा पहले इन्होंने एतराफ़ किया कि वो इज़्ज़तनाक रूहानी दर्द में हैं। मिखाइल कलाशनकोव 2013 में 94 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। मिखाइल कलाशनकोव की मौत के बाद रूसी मीडिया पर मंजर आम पर आने वाले एक ख़त में उन्होंने एतराफ़ किया था कि वो इस राइफल से होने वाली लाखों अमवात की जिम्मेदारी और इसका बोझ अपने कानों पर महसूस करते हैं। उन्होंने ये ख़त अपनी ज़िंदगी में रूस के एक चर्च के सदर को लिखा था। इस ख़त के अल्फाज कुछ यूँ थे: मेरा रूहानी दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं अपने आप से बार बार ये सवाल करता हूँ, क्या मेरे राइफल ने लोगों को इनकी ज़िंदगियों से महरूम किया? मैं जितना ज़्यादा ज़िंदा रहूँगा, ये सवाल मेरे जहन में उतना ही हंसता रहेगा। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ने इंसान को हसद, लालच और जाहिरत के शैतानी ख्वाहिशात की इजाज़त क्यों दी। दोस्तों, आखिर में आपको बताते हैं आर्थर ग्लिस्टन और एजेंट ऑरेंज के बारे में। अमेरिकी माहिर हयातियात और तबीयत आर्थर ग्लिस्टन ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। वो पौधों के हार्मोन्स और उनके नशोनुमा पर रोशनी के असरात पर तहकीक करते थे। उन्होंने पौधों के नशोनुमा के लिए ट्रोमोडोज बेंजो का नामी तेजाब का तजर्बा किया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये जुर्म सोयाबीन के फूलों की नशोनुमा बढ़ा सकता है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से पौधे अपने पत्तों से महरूम हो सकते हैं। लेकिन ग्लिस्टन के ये नतीजे सिर्फ पौधों तक ही महदूद नहीं रहे। वियतनाम जंग के तनाज़रे में जो 1955 से 1975 के दरमियान हुई, दूसरे साइंसदानों ने इस तेजाब को एजेंट ऑरेंज बनाने के लिए इस्तेमाल किया। एजेंट ऑरेंज एक ताकतवर जड़ी बूटी मार दवा है जिसका मकसद जंगलात और फसलों को ख़त्म करना था। 1962 से 1970 तक अमेरिकी फौजियों ने फसलों को तबाह करने और अपने दुश्मनों को नकल हरकत के मुकामात और दोस्तों का सुराग लगाने के लिए तकरीबन 20 मिलियन गैलन जड़ी बूटी मार दवा का इस्तेमाल किया। जब ग्लिस्टन को इसकी खबर हुई तो उन पर इसका गहरा असर हुआ और उन्होंने बार बार हुक्काम और दुनिया को एजेंट ऑरेंज के माहौलियाती नुकसान से आगाह किया। इसके बाद उन्होंने खबरदार किया कि ये जड़ी बूटी मार दवा इंसानों के लिए भी खतरा है। एजेंट ऑरेंज का सबसे खतरनाक जुज़ डाई ऑक्सीजन है, जो दहाइयों तक माहौल में रह सकता है और इंसानों की तरह तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। डाई ऑक्सीजन की कैंसर जीन्स की नशोनुमा में खराबी और महजब बन के मसाइल के अलावा असाबी और मुदाफ़ती निज़ाम पर भी हमला आवर हो सकता है। ग्लिस्टन और दीगर साइंसदानों की वार्निंग अमेरिकी हुकूमत को इस बारे में मज़ीद मुतल्लकी हिदायत जारी करने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे की रोशनी में इस वक्त के अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने एजेंट ऑरेंज के छिड़काव को रोकने का हुक्म जारी कर दिया। आर्थर ग्लिस्टन ने यह दावा किया कि एजेंट ऑरेंज साइंस का गलत इस्तेमाल था। इन्होंने ये भी कहा कि साइंस का मकसद इंसानियत का खात्मा नहीं बल्कि इसकी बेहतरी, और मेरे नज़दीक इसको फौजी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। ये तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।